हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 18 से 24 दिसंबर 2023 तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मिस इंडिया यूएस 2023 की विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेचल मैनी। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा रेचल मैनी ने मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब जीता है। मिस इंडिया यूएस 2023 का यह 41वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय सिंह बने हैं इसके नए अध्यक्ष। इसके परिणाम में संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह सोराण को हराकर चुनाव जीता है। जनरल सेक्रेटरी के पद पर विपक्ष के उम्मीदवार प्रेम लोचब जीते हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़े। वे 12 साल से इस पद पर रह रहे थे। अनीता सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही हैं। उन्होंने खेल मंत्रालय और ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन किया था। सौरभ वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ है। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सौरभ वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के दोहे लिखे गए हैं। PM मोदी ने सौरभ वेद मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 7 मंजिला सौरभ वेद महामंदिर 68,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य साल 2004 में शुरू हुआ था। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर उपनिषद, महाभारत, रामायण और गीता से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा नहीं है। यहाँ सिर्फ योग साधना की पूजा होती है। विहंगम योग संस्था के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अंडर 19 एशिया कप 2023 पहली बार किसने जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा ये खिताब जीता गया है। इसमें चैंपियन रहा है बांग्लादेश, जो इसका प्रथम खिताब है। रनरअप या उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात है। मेजबानी की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। 8 से 17 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। यह इसका 10वां संस्करण था। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आसिकुर रहमान सेविली को चुना गया है, जो बांग्लादेश से हैं। सर्वाधिक रन आसिकुर रहमान सेविली ने बनाए हैं, 378 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं राज लिम्बानी, जो भारतीय हैं। इन्होंने इसमें 12 विकेट लिए हैं। भारतीय पुरुष अंडर 19 टीम के कप्तान उदय सारन हैं। यह पहली बार 1989 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता था। टीमों की संख्या इसमें 8 है। सर्वाधिक बार खिताब जीता है भारत ने यह खिताब 8 बार जीत लिया है। विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा के द्वारा ये खिताब जीता गया है। हरियाणा ने राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। इस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक। इसमें टीमों की संख्या 38 है। इसका पहला संस्करण 1993-94 के लिए खेला गया था। इसका आयोजन कराता है BCCI की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी BCCI का मुख्यालय। किस देश के रूबेन अजार को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इजराइल के। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा रहा है पहले स्थान पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किया था और जो इनका शुभंकर है वो उज्ज्वला है। उज्ज्वला या गौरैया, ये आपको याद रखना है। इन गेम्स का आयोजन हुआ था 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली के 3 स्थानों पर: इंदिरा गांधी स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज,
और नेहरू स्टेडियम में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कुल 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इनमें शामिल हैं पैरा एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग। साल 2018 से अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। हरियाणा 105 पदक, जिसमें उसके 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश के इसमें 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 42 पदकों के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो स्पर्धा में 33.54 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान हैं और पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। FIH का साल 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को। FIH ने इसी के साथ महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर चुना है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। इससे पहले उन्हें हॉकी इंडिया ने साल 2022 के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया था। सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी। तमिलनाडु के जेल महानिदेशक या DG कौन बने हैं? तो महेश्वर दयाल बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर दयाल। दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो म्यांमार बना है शीर्ष अफीम उत्पादक देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वर्ष 2023 के लिए किसे दिया जाएगा? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश AM खानविलकर की अध्यक्षता में एक समिति ने नेशनल अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के नाम चयनित किए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के स्टार शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू और पैरा कयाकिंग प्राची यादव भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व हॉकी स्टार और टीम इंडिया के वर्तमान कोच शिवेंद्र सिंह द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए उनका चयन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड देंगी। WPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो कास्वी गौतम बनी है सबसे महंगी खिलाड़ी WPL 2024 के लिए। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 के ऑक्शन में चंडीगढ़ की कास्वी गौतम के लिए सबसे महंगी बोली लगी है। उनको गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ रुपये में टीम में जोड़ा है। कास्वी गौतम WPL इतिहास की सबसे महंगी अनकैप्ड यानी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो खिलाड़ी बन गई हैं। कास्वी घरेलू क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की युवा ऑलराउंडर एनावेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये खर्च करते हुए अपनी टीम में जोड़ा है। वह कैप्ड खिलाड़ियों में WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। WPL 2024 के ऑक्शन में बिकने वाली तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी वृंदा दिनेश रही हैं। वृंदा को UP वॉरियर्स ने 1.3 करोड़ रुपये खर्च करते हुए टीम में जुड़ा है। WPL का दूसरा संस्करण 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 2023 में खेला गया था और इसमें टीमों की संख्या 5 है।
WPL 2023 के विजेता है मुंबई इंडियंस। एक ही दिन में किस राज्य के सर्वाधिक 18 उत्पादों को GI टैग मिला है? तो ये उत्तराखंड को मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश के 27 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुका है। उत्तराखंड के मोटे अनाज, मंडुआ, झांगोर, लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतांक यानी GI टैग मिला है। केंद्र सरकार यह टैग देती है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2003 में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में GI टैग मिला था। GI टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों उत्पादों को दिया जाता है। साल 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो न्यू लाइन्स, इन्हें ये पुरुषों में मिला है। फैथ किपयेगॉन को महिलाओं में ये पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। न्यू लाइन्स अमेरिका से हैं और फैथ किपयेगॉन केन्या से हैं। को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला ट्रैक एथलीट नामित किया गया है। लाइल्स को बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में जीते गए 3 स्वर्ण पदकों के लिए पहचाना गया है। किपयेगॉन ने 1500 मीटर और 5000 मीटर में 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद महिलाओं का पुरस्कार जीता है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 1912 में। इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। सेबेस्टियन कोए विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं। देश का पहला AI मॉडल कृत्रिम किसने लॉन्च किया है? इसका जो नाम है कृत्रिम है। ओला के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 15 दिसंबर को ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया है। ये मॉडल ओपन AI के चैटबॉट ChatGPT और गूगल बोर्ड को टक्कर देगा। लॉन्च इवेंट के दौरान भावेश अग्रवाल ने कृत्रिम से पावर्ड AI चैटबॉट दिखाया, जो ChatGPT और बोर्ड की तरह सवालों का जवाब देता है। भावेश अग्रवाल ने अप्रैल 2023 में कृत्रिम AI डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई थी। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 5वीं बार खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड के द्वारा ये खिताब जीता गया है। 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का यह 10वां संस्करण था। नीदरलैंड 2023 का यह खिताब जीतकर 5वीं बार चैंपियन बना है और अर्जेंटीना की टीम इसमें रही है उप विजेता। यह 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक चिली की राजधानी सेंटियागो में आयोजित किया गया था। इसमें शीर्ष स्कोरर रही हैं एस्ट्रेड बोनामी, जो बेल्जियम से हैं। उन्होंने इसमें 11 गोल किए हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेरेसा लीमा, जो स्पेन से हैं, वो बनी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मर्सिडीज आर्लोटा, जो अर्जेंटीना से हैं, वो रही हैं। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप एक द्विवार्षिक महिला अंडर-21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। इसमें टीमों की संख्या 16 है। टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ था 1989 में। इस टूर्नामेंट में 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया है? तो सूरत एयरपोर्ट को ये दर्जा मिला है। 15 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रालय ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के लिए 353 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। सूरत एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ से एयर इंडिया पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगा। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन जी इसके मालिक बने हैं। ISPL भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो स्टेडियम में खेला जाएगा। देश में इस तरह के पहले टूर्नामेंट का आयोजन 2 मार्च से 9 मार्च 2024 तक होगा। टूर्नामेंट में 19 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 6 टीमें शामिल हैं। इसमें हैदराबाद,
मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमिताभ बच्चन से पहले अक्षय कुमार ने श्रीनगर टीम खरीदी है। ऋतिक रोशन भी बेंगलुरु टीम के मालिक बन चुके हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिचेल स्टार्क बने हैं। स्टार्क दुबई में 2024 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 17वें सीजन का मिनी ऑक्शन हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मिचेल स्टार्क आईपीएल में आखिरी बार साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेले थे। स्टार्क के बाद इस ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं पैट कमिंस हैं, जिन्हें 20.05 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। ऑक्शन में 9 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी करोड़पति बने हैं। इनमें यूपी के समीर रिजवी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें सीएसके ने यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। हर्ष पटेल सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। यानी अनकैप्ड वो हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इस ऑक्शन में 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे हैं। इनमें 30 विदेशी शामिल रहे हैं। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार मिला है इसरो को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को उसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार किया है। चंद्रयान 3 की उपलब्धि ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और रूस के बाद चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हासिल करने वाले चौथे देशों के रूप में स्थान दिया है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2015 से अन्वेषण संग्रहालय द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया है। वह एक नॉर्स यानी आइसलैंड के द्वीपीय देश के मूल निवासी खोजकर्ता हैं, जिन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस के अभियान से लगभग 4 शताब्दी पहले महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाला पहला यूरोपीय माना जाता था। जल महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। यह महोत्सव 2 महीने यानी 20 फरवरी 2024 तक चलेगा। जल महोत्सव 2023 का आयोजन सनसेट डेजर्ट कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 2023 के लिए शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को इजराइल फिलिस्तीनी टकराव के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। बरेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक हैं और अब्बाद एक प्रसिद्ध फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम कर रहे हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर साल 1986 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति निस्तारीकरण और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों शांति, निस्तारीकरण और विकास में दिया जाता है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? TN हरी, बाला श्रीनिवास, कृष्णन नारायण, इन सभी ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 को अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन पेंगुइन है। कृष्ण गोपाल कृष्णन, एन दया सिंधु और कृष्णन नारायण। और दूसरी पुस्तक है विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, इसका प्रकाशन पेंगुइन ही है। TN हरिकुमार और बाला श्रीनिवास द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया है। यानी 5, इस एक पुस्तक तो 2 हैं और लेखक 5 हैं, एक के 2 हैं और एक के 3 हैं। इस वर्ष 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दो पुस्तकों के लेखकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2019 में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए कौन भारतीय चुनी गई हैं? तो उमा शेखर इसके लिए चुनी गई हैं। भारत की ओर से उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल चुनी गई हैं। रोम में हुए चुनावों में उमा शेखर ने पहले दौर में 59 वोटों में से 45 वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस संगठन में भारत का कार्यकाल 2024 से 2028 तक होगा। UNIDROIT का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो वाणिज्यिक और प्राइवेट कानूनों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकताओं और तरीकों का अध्ययन करने सहित विभिन्न कानूनी मुद्दों का निपटारा करता है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। कोलकाता के रविंद्रन सदन में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 39 देशों की 219 फिल्में दिखाई गईं। इरेज टेड मोर द्वारा निर्देशित इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कार्लोस डेनियल मालवे को मिला है। अंजन दत्ता की चलचित्रों एक खून को विशेष जूरी पुरस्कार मिला है। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। इस अभियान का उद्देश्य नॉर्वे के स्लाबार्ड में स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। वैश्विक जलवायु और जैव विविधता पर आर्कटिक के अहम प्रभाव पर अध्ययन करने में यह अभियान अहम साबित होगा। इस अभियान के तहत भारतीय वैज्ञानिकों की टीम 30 से 45 दिनों तक नी अलसेंद रिसर्च स्टेशन पर रहकर रिसर्च करेगी। उसके बाद दूसरी टीम उसकी जगह लेगी। भारत का रिसर्च स्टेशन नाय अले सुंड में स्थित है, जो दुनिया के सुदूर उत्तरी छोर पर एक बस्ती है। यहाँ भारत समेत दुनिया के 10 देशों के रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है और तापमान -15 डिग्री से नीचे रहता है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? तो ये मेघालय की हल्दी है, इसे मिला है। लाकाडोंग हल्दी के साथ गारो डकमांड ये पारंपरिक महिला पोशाक है। लार लाइन मिट्टी के बर्तन और गारो चुविची ये मादक पेय है को भी सम्मानित किया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कानराड संगमा इसके मुख्यमंत्री हैं। फागु चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। एक ही फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है अपना देश भारत। 17 दिसंबर को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बताया कि भारत एक ही फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला पहला देश बन गया है। वायुसेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 टारगेट ढेर कर दिए। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम को DRDO ने बनाया है। इसे 12 दिसंबर को सैन्य अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में प्रदर्शित किया गया था। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक कम दूरी की मिसाइल है। इसे रेल या सड़क मार्ग से तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम समय में तैनात किया जा सकता है। DRDO की स्थापना साल 1958 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका
मुख्यालय स्थित है। देश की पहली सोडियम आयन बैटरी किसने लॉन्च की है? तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च की गई है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष रवि पंडित हैं। केपीआईटी का मुख्य व्यवसाय ऑटो उद्योग को सॉफ्टवेयर आधारित सेवाएं प्रदान करना है। सूरत डायमंड पोर्ट्स का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात में बनी सूरत डायमंड पोर्ट्स यानी एसटीबी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्ट और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से भी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। सूरत डायमंड पोर्ट्स में 4,500 से ज़्यादा ऑफिस हैं। एसटीबी को 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। एसटीबी को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में स्थापित किया है और इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत हुई थी फरवरी 2015 में और इसका काम पूरा हुआ है अप्रैल 2022 में। सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगस्त 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ था। यह इमारत 35.54 एकड़ में फैली है, जिसका बिल्ड अप एरिया 67 लाख स्क्वायर फीट है। इस इमारत को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी आईजीबीसी से प्लेटिनम रैंकिंग मिली है। एसटीबी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में देश का औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन कितने करोड़ रहा है? तो ये रहा है 1.66 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक का औसतन मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है और 2022-23 में औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। जीएसटी संग्रह अप्रैल माह 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। किस मंत्रालय ने पीएम जनमत योजना प्रारंभ की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमत योजना पर प्रकाश डाला है। पीएम जनमत योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। यूके की पत्रिका ईस्टर्न आई ने टॉप 50 एशियाई स्टार्स की लिस्ट 2023 जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शाहरुख खान को इसमें पहला स्थान दिया गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग और बादशाह भी कहा जाता है। शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म दीवाना से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। आलिया भट्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस की कैटेगरी में वो पहले नंबर पर हैं। ईस्टर्न आई की स्थापना साल 1989 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। साल 2024 में COP29 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा अजरबैजान। COP29 2024 की मेजबानी अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। इसका आयोजन COP28 अभी हुआ है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया गया है। COP1 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के रूप में भी जाना जाता है। COP3 ये 1997 में आयोजित किया गया था टोक्यो, जापान में। COP8 ये 2002 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। COP15 ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो COP15 2015 में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। ये जैव विविधता पर आधारित था। IRSE अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IRSE यानी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन 2023 दिल्ली छावनी स्थित अत्याधुनिक मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया है। यह सम्मेलन आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम जैसे पहलुओं पर आधारित था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये पहले 6.3% इसने अनुमान लगाया था, अब 6.7% कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में स्थित है। माता सुकु असकावा इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट ने किसे पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने पहले क्रैश टेस्ट में टाटा हैरियर और सफारी दोनों को रेटिंग दी है, तो 5 स्टार की रेटिंग इन्हें दी गई है। इसे डिटेल से भी देख लेना। किस ब्रिटिश संगीतकार को बुकर अवार्ड की जजिंग पैनल ने सदस्य नियुक्त किया है? तो नितिन साहनी को नियुक्त किया गया है। बुकर अवार्ड की जजिंग पैनल में अध्यक्ष एडमंड डी वॉल को बनाया गया है। बुकर अवार्ड की स्थापना साल 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी। इसमें विजेता को 60,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। हाल ही में हुई एक ऑक्शन में प्रिंसेस डायना की ड्रेस कितने मिलियन में बिकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.1 मिलियन डॉलर में। ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए हैं जो पास हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आप इसे डिटेल में भी देख लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम से जो PDF मिलेगा वहाँ से भी इसे आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। किस देश में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फट गया जिसके कारण इमरजेंसी घोषित की गई है? तो आइसलैंड में ये फटा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड के ग्रेंडाविक में सबसे ज़्यादा आबादी वाले हिस्से में ज्वालामुखी फट गया है। देश के मौसम विभाग ने बताया वॉल्केनो फटने से पहले यहाँ पिछले 1 महीने से हजारों भूकंप दर्ज किए गए हैं। आइसलैंड में 140 ज्वालामुखी हैं। इनमें से करीब 33 एक्टिव वॉल्केनो हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन हैं। ज्वालामुखी धरती की सतह पर मौजूद प्राकृतिक दरारें होती हैं। इनसे होकर धरती के आंतरिक भागों से पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख आदि विस्फोटक के साथ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से बनते हैं। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना है जो इटली में स्थित है। ग्रीन रिसोर्स श्रेणी में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला रिसोर्ट कौन बन गया है? तो ये बना है वुड्स रिसोर्ट्स। भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये भारतीय पूनम खेत्रपाल ने जीता है। ये भूटान के राजा हैं जिम्गे खेसर नामग्याल। उन्होंने इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। 1975 बैच की सेवानिवृत्त पंजाब कैडर की IAS अधिकारी और WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कितने करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19,150 करोड़ रुपये। इसमें 10,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नर न्यू भार डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन भी शामिल है। PM मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हौदरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और नए फ्रेड कॉरिडोर पर लॉन्ग हॉल
मालगाड़ियों को भी रवाना किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को भी हरी झंडी दिखाई है। 370 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के साथ ग्रीनफील्ड शिवपुर फुलवरिया लहर तारा मार्ग का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट का सौर पार्क और मिर्जापुर में नया पेट्रोलियम तेल टर्मिनल बनाया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी NECA 2023 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार मिला है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को। कंपनी के नवाचारों में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग, स्मार्ट कूलिंग प्रकाश समाधान, शाखा संचालन के लिए IoT आधारित रिमोट कंट्रोल डिवाइस शामिल हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा लागत में 34% की बचत हुई है। सेमारू एंटरटेनमेंट ने प्रोमैक्स ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में कितनी ट्रॉफियाँ जीती हैं? 13 ट्रॉफियाँ इसके द्वारा जीती गई हैं। किसने बैंकक्रप्ट एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदने के लिए कहा है? तो अडानी समूह के द्वारा एक घोषणा की गई है। स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह है। स्पाइस जेट के बोर्ड ने अभी हाल ही में 2,254 करोड़ रुपए पूंजी जुटाने की मंजूरी दी थी। गो फर्स्ट बाडिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है जिसकी शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल 2004 में। किस देश के पोप फ्रांसिस ने सेम सेक्स मैरिज को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है? तो वेटिकन सिटी के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने इंडो एशियन न्यूज सर्विस की कितनी % हिस्सेदारी खरीद ली है? राइट आंसर है 50.5%। यह डील अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड और IANS प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुई है। इस डील के बाद AMG को IANS कंपनी के वोटिंग अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों के साथ बिना वोटिंग अधिकारों वाले इक्विटी शेयर भी मिलेंगे। IANS के सभी ऑपरेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल AMG के पास होगा। IANS की स्थापना साल 1986 में हुई थी जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। अडानी ग्रुप ने AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की स्थापना साल 2022 में की थी। गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 6,000 करोड़ रुपए की। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा का निधन हो गया? तो वे कुवैत के अमीर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कुवैत। अब उनके निधन के बाद क्राउन प्रिंस शेख मिसाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा कुवैत के नए अमीर होंगे। ऑयल रिजर्व के लिहाज से कुवैत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को ख़त्म करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालदीव ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए जनवरी 2024 से वीज़ा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है? तो केन्या के द्वारा ये घोषणा की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजीज में Xiaomi की मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। साल 2023 में 17वें संस्करण में फोर्ब्स ने दुनिया के परोपकारी नायकों की लिस्ट जारी की है। इसमें किस भारतीय को जगह मिली है? तो नंदन नीलेकणी, कुशल पाल सिंह और निखिल कामत, इन सभी भारतीयों को जगह मिली है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी को। यहाँ मैंने गलती से दुनिया के परोपकारियों की लिस्ट बोल दी है, ये एशिया की लिस्ट है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को और यह दिवस 1991 से मनाया जा रहा है। अनूप घोषाल का अभी हाल ही में निधन हुआ और वे कौन थे? तो वे प्रसिद्ध सिंगर थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा प्रारंभ की है? ईरान के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। ईरान के पर्यटन मंत्री एजातुल्ला जार गामी हैं। ईरान ने भारत के साथ रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब,
मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया आदि देशों के लिए वीज़ा फ्री किया है। इससे पहले मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री किया था। अडानी ग्रुप ने बिहार राज्य में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8,700 करोड़ रुपए की। अभी जो बिहार में ग्लोबल समिट हुआ था उसमें ये घोषणा की गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।